मैडम आपने कैरियर के रूप में आईपीएस को ही चुना, आखिर क्या वजह रही कि आपको आईपीएस में आना ही पसंद किया? मैं शुरू से ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, और क्योंकि पढ़ाई में अच्छी थी तो घर से काफ़ी सपोर्ट मिली और मुझे आगे बढ़ने के लिए पूरा फैमिली का सपोर्ट अवेलेबल था। और तैयारी करते करते फिर आईपीएस में जब सिलेक्शन हुआ तो परिवार में थोड़ी सी हिचक थी कि पुलिस में ज्वाइन करने से ठीक रहेगा कि नहीं एक लड़की का। लेकिन मेरी ज़िद जब थी कि हाँ नहीं, मैंने पुलिस में ज्वाइन करना है, तो फिर परिवार वालों ने मेरा साथ दिया और फिर जाके मैंने पुलिस में 1978 में हैदराबाद में ट्रेनिंग ज्वाइन की। मैडम इस कैरियर के अंदर अब तक आपको जो सबसे बड़ी चुनौती लगी हो या महसूस की आपने, क्या रही है? देखिए, सबसे अच्छी बात पुलिस की ये है कि हर पोस्टिंग में एक अलग तरह का चुनौती का माहौल मिलता है। और जैसे मैं अंडमान निकोबार में रही, अरुणाचल में रही, और सीआरपीएफ में रैपिड एक्शन फोर्स में रही, और उसके बाद मैं बैंगलोर में भी 1.5 साल ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ का था, वहाँ पर काम किया। और विमेन सेल में मैं 2 बार काम कर चुकी हूँ, 7 साल। एक बार बतौर डिप्टी कमिश्नर और एक बार जॉइंट कमिश्नर। उस समय में हम लोगों ने काफ़ी काम किए, लेकिन हर जगह का, हर पोस्टिंग का एक अलग ही एक्सपीरियंस था, अलग ही तरह की जॉब सेटिस्फेक्शन थी, और हर जगह ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और आगे के चैलेंज के लिए तैयार किया ताकि सीनियर पोजीशंस पे आके हम लोग और अच्छा काम कर सकें। और इसके अलावा तिहाड़ जेल में मैंने करीब 2 साल काम किया, और अरुणाचल में मैं दो बार काम कर चुकी, एक बार डीजी के तौर पर और एक बार वहाँ पर मैं एआईजी हेडक्वार्टर्स थी। और बहुत मुश्किल माहौल था अरुणाचल में, काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी। अंडमान निकोबार में जब हम काम करते थे तो टेलीविज़न भी नहीं था, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, और बहुत मुश्किल से चिट्ठियाँ भी पहुँचती थी। कई बार तार भी एक एक हफ्ते में पहुँचता था, टेलीग्राम भी एक एक हफ्ते में पहुँचता था जब हम लोग वहाँ थे। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम लोगों ने काम किया है, और हर जगह को, हर पोस्टिंग को मैंने एंजॉय भी किया है और वहाँ से बहुत कुछ सीखा भी है। उठ रहा है, दिल्ली पे कई उंगली उठती है, तो आपको क्या लगता है महिला की सुरक्षा को लेके क्या सुनिश्चित करेंगे आप सुरक्षा को दिल्ली में? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की ज़िम्मेवारी पुलिस की भी है, लेकिन समाज की भी है। तो पुलिस का एक प्रिवेंटिव रोल हो सकता है, एक एम्पावरिंग रोल हो सकता है, और एक डिटरेंट के तौर पर पुलिस माहौल बना सकती है कि क्रिमिनल्स को पकड़ लें और उनको सज़ा दिलवाने की मुहिम में जुट जाएं। तो सबसे जो अच्छा मेरे हिसाब से है वो यही है कि हम महिलाओं को सक्षम बनाएं, उनको शक्तिवान बनाएं, ताकि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। और जो प्रिवेंटिव और एक तरह से ये प्रिवेंटिव भी है, लेकिन जो केसेस दर्ज करने की, क्रिमिनल केसेस दर्ज करने की है, ईव टीजिंग के या रेप के, इन चीज़ों में महिला को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सबसे पहले तो पुलिस में जाओ, कंप्लेंट करो, फिर उसी कहानी को बार बार रिपीट करना कि इसके साथ क्या हुआ, और फिर उसके बाद कोर्ट में जाना, और कई साल तक जब ट्रायल चलता है तो एक महिला के लिए ही एक परेशानी का एक कारण बन जाता है ये, पुलिस का और प्रोसिक्यूशन का और जुडिशरी का जो पूरा इसमें समय लगता है पूरे ट्रायल में। और फिर भी कई बार ऐसा होता है कि सज़ा नहीं मिलती है क्रिमिनल को, गलत काम करने वाले को। तो ये तो महिला के लिए बहुत ही ज़्यादती का माहौल था पहले, अभी तक। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गए हैं और सेंसिटिविटी है पुलिस में, और पुलिस जब बातचीत करती है कंप्लेनेंट से या उनको हॉस्पिटल मेडिकल के लिए ले जाते हैं, तब अब तो माहौल बहुत अच्छा हो गया। एक ज़माना था जब महिलाओं को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था, और ऐसा लगता था कि महिला ही शायद गलत काम करके आई तो उसी को सज़ा भुगतनी चाहिए। अब सपोर्टिव रोल जो है गवर्नमेंट का, पुलिस का, हॉस्पिटल्स का और जुडिशरी का भी एक हेल्पफुल रोल शुरू हुआ है, जिसकी वजह से महिलाएं अब ज़्यादा संख्या में आकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने लगी हैं। और जब तक हम, और सज़ा भी थोड़ी सख्त हो गई है,
पिछले कुछ सालों में जो कानून में बदलाव आया है, उसकी वजह से सज़ा का भी और अरेस्ट का भी जो कंपल्सरी है कि अरेस्ट होगी और उनको बेल नहीं दी जाएगी, उससे भी बहुत बड़ा एक डिटरेंट बन रहा है। और जो क्रिमिनल है उसको सज़ा की अब हमें उम्मीद होती है कि हाँ, उसको सज़ा मिल जाएगी। तो एक माहौल में बदलाव की शुरुआत हुई है और अभी हमें बहुत आगे जाना है। और महिलाएं जो मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, दिल्ली में मैं पढ़ी लेडी श्री राम कॉलेज में, तो तब भी इसी तरह का माहौल था कि महिलाओं को अगर बस में ट्रैवल करना है या अकेले ट्रैवल करना है या पैदल भी कहीं जा रहे हैं, तो फब्तियाँ कसनाल महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, वो तब भी होता था और आज भी होता है। आज सिर्फ इतना बदलाव आया है कि अगर आप पुलिस के पास में शिकायत लेकर जाते हैं तो वो आपकी सुनवाई करते हैं। एक ज़माना ऐसा था कि पुलिस में महिलाएं जाने में डरती थी। अब हर थाने में, दिल्ली पुलिस के हर थाने में एक महिला डेस्क बना है, महिला सहायता डेस्क, जहाँ पर एक महिला होती है, महिला की परेशानी को सुनने के लिए, उसको मदद देने के लिए और उसकी एक्शन करने के लिए, उसकी कंप्लेंट पर एक्शन तुरंत हो जाए। तो एक सेंसिटिव माहौल हर थाने में अवेलेबल है अब महिला को। तो कोई वजह नहीं है कि महिलाओं को एक शुरुआत में ही एक कॉन्फिडेंस पुलिस बिल्डअप कर रही है। और हम चाहते हैं कि महिलाएं सक्षम बने। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं और काफ़ी संख्या में ये प्रोग्राम अभी ज़ोर शोर से चलाए जा रहे हैं। हेल्पलाइन शुरू की गई है 1091। मैंने जब जॉइंट कमिश्नर थी दिल्ली पुलिस में, तब मैंने ये हेल्पलाइन शुरू की थी। एक पोस्ट बॉक्स भी शुरू किया था। तो हम लोगों ने कोशिश की है हमेशा, दिल्ली पुलिस ने ख़ास तौर से, कि हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मदद उनको दे सकें, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें ताकि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें, अपने आप को वो अबला नहीं सबला समझें और अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, उनके अपने अंदर की जो उनकी काबिलियत है या उनकी जो ताकत है, उसको पहचानें और अपनी सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम हो जाएं। दिल्ली पुलिस की कोशिश जारी है और पहले हम लोग समर कैंप करते थे 2 महीने की, जब छुट्टियां होती थी स्कूल की। इस साल से महिलाओं के लिए विंटर कैंप भी शुरू किया है, जहाँ पर महिलाओं को 10-15 दिन की जब छुट्टियां होती हैं तो उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसमें मैंने देखा है कि इवन छोटी छोटी जो लड़कियां हैं या ज़्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं, वो भी आके हिस्सा ले रही हैं। जी। इससे एक तो पुलिस और महिलाओं के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम लोग कम कर सकते हैं और महिलाओं को ये विश्वास दिलाते हैं इस ट्रेनिंग के दौरान कि पुलिस आपके साथ है और पुलिस आपकी मदद करेगी। और इसके साथ साथ पुलिस का जो एक सेंसिटिव रूप है, एक चेहरा जो है, वो भी हम पब्लिक के सामने, महिलाओं के सामने लाकर प्रेजेंट कर सकते हैं, महिलाओं में विश्वास पैदा करने के लिए, समाज में विश्वास पैदा करने के लिए, ताकि वो पुलिस से डरे नहीं, बेझिझक अपनी शिकायत पुलिस को बताएं और पुलिस की मदद का जो सपोर्टिव रोल है पुलिस का, उसका भी वो पूरा फ़ायदा उठाएं और अपना मतलब अपने आप को वो पूरा सक्षम समझें। और मेरे हिसाब से ये जो सब हम कदम उठा रहे हैं, इससे महिलाओं को बहुत ही मदद मिल रही है। और अभी देख रहे हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं आगे आ रही हैं, शिकायत कर रही हैं और होपफुली कुछ अगले आने वाले सालों में बदलाव होगा। मुझे अपना पुराना अनुभव याद आता है, जब 304 बी जो डाउरी डेथ केस है, उस कानून में बदलाव आया था और डाउरी डेथ का जो नया परिभाषा देकर कानून को बनाया गया था, उस समय में महिलाएं केरोसिन के द्वारा उनके ऊपर डाल के जलाया जाता था। अब वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, बट उस माहौल को, एक सुरक्षित माहौल को लाने में काफ़ी साल लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से ये जो बदलाव आया है कानून में, इसका जो एक्चुअल फ़र्क है, वास्तविकता में जो महिलाएं महसूस कर रही हैं एक बदलाव को अपने कॉन्फिडेंस में या समाज में, जो पुरुषों में उनकी सोच में जो बदलाव आया है और महिलाएं जो कॉन्फिडेंट होकर आगे करने शिकायत आगे आ रही हैं, तो उससे पुरुषों की सोच में काफ़ी बदलाव आ रहा है। इसके नतीजे हम लोगों को कुछ ही समय में नज़र आएंगे और ये सब जो समाज में बदलाव की चीज़ें हैं, वो बहुत धीरे धीरे आते हैं। और उम्मीद है कि अब ज़माना थोड़ा तेज़ी से चल रहा है, महिलाएं भी घर से बाहर आकर अब ज़्यादा संख्या में काम कर रही हैं। पहले इतनी महिलाएं बाहर आकर काम नहीं करती थी। पुलिस में भी हम देखते थे कि बहुत कम संख्या में थे। जब हम लोग
यंग थे पुलिस में, तब आसपास कोई महिला नज़र नहीं आती थी। अब पुलिस में भी बहुत सारी महिलाएं हैं और काफ़ी महिलाएं हर लेवल पर नज़र आ रही हैं, और दिल्ली पुलिस में भी काफ़ी परसेंटेज हो गई है महिलाओं की। तो लगता है कि आगे आने वाले समय में एक तो महिलाओं का ज़्यादा संख्या में आना, पुलिस का भी सेंसिटिव बनना, और पूरे गवर्नमेंट सिस्टम में और गवर्नमेंट के सिस्टम में इस तरह के बदलाव हर जगह पर आ रहे हैं कि महिलाएं अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हैं, और कोई भी प्रोफेशन, कोई भी वो रोज़गार में जाने में हिचकिचाती नहीं। इसमें काफ़ी पिछड़े हुए बच्चों को परिवार से मिलाया गया है। मैंने देखा गया है कि बहुत से चौराहों पे बहुत से बच्चे भीख मांगते हैं, गुब्बारे बेचते हुए मिलते हैं, जिनको ये नहीं पता कि उनके माँ बाप कौन है, या पता है तो मिल नहीं पाते अपने परिवार से। क्या कोई ऐसी पहल होगी कि उन बच्चों को मिला जाएगा उनके परिजनों से? देखिए, जो भी हमें पता लगता है कि बच्चे बिछड़े हुए हैं माँ बाप से, तो सभी को मिलाने की कोशिश है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर सेक्शन से लोगों को ले रहे जी। हैं। जहाँ भी हमें खबर मिलेगी पुलिस को कि हाँ, ये बच्चा बिछड़ा हुआ है और इसको माँ बाप जी। ट्रेस किए जा सकते हैं, वहाँ पर ज़रूर मेहनत की जाएगी और उसको कोशिश की जाएगी कि उसको माँ बाप से मिलवा दिया जाए। मैडम, तिहाड़ जेल में जब आप रहे तो वहाँ के जो आपका सराहनीय कदम रहे वहाँ के कैदियों को सुधारने के लिए या उनको रोजगार देने के लिए, तो ऐसे क्या क्या पहल की आपकी तरफ से? देखिए, पुलिस में रहने के कारण हमें जो कैदी के बारे में या क्रिमिनल्स के बारे में हमारा रवैया फ़र्क होता है। जब मैं जेल में गई तो एक अलग ही मैंने या अपने इनमेट्स को, तिहाड़ में इनमेट्स जो हैं, उनसे जब आपने डील करना है तो आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी सोच में एक बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। और आप क्लीन स्लेट के साथ जब उनसे डील करते हैं, जब आप उनको क्रिमिनल न समझकर या इनमेट न समझकर और एक इंसानियत के तौर पर उनसे उनके साथ काम करते हैं और उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, तो वो जेल नहीं, एक सुधार गृह बन जाता है। तो ऐसी ही मेरी कोशिश थी कि मैंने ये सोचा कि जब उन्हें समय यहाँ गुजारना ही है जेल में, और उस समय का हम सदुपयोग क्यों न करें। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे काम ऐसे शुरू किए, जो पहले चल रहे थे उनको बढ़ाया, और हमने नए काम काफ़ी सारे ऐसे शुरू किए जिसमें इनमेट्स जो हैं वो अपने आप को बिज़ी रख सकें, अपने हुनर को बढ़ा सकें। जिनको कुछ नहीं आता था उन्होंने पढ़ना सीखा, उन्होंने कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग की, अपना कुछ अपने हुनर को समझा और उसको सीखा, और जेल में जो प्रोडक्शन होता था, फैक्ट्रीज जो थी, उसमें काफ़ी काम किया, तो उनको इनकम भी मिलती थी, समय का सदुपयोग भी होता था, और वो घर को उतना मिस नहीं करते जितना कि बिना, अगर खाली बैठे रहते तो वो परिवार वालों की याद आती है और समय काटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम कैदियों को बिज़ी रखते हैं, इनमेट्स को बिज़ी रखते हैं, तो उससे ये कई फ़ायदे होते हैं। समय का सदुपयोग, उनको प्रोडक्शन में मदद देते हैं तो उनको इनकम मिलती है, उसको रोज़गार मिलता है, और उसके अलावा समय काटना जो आसान हो जाता है। और काफ़ी लोग जो बिना पढ़े लिखे थे, वो पढ़ लिख कर बाहर निकले, और बाहर जाकर उन्होंने जो हुनर सीखा, जो पढ़ाई की, उसकी वजह से उनको अच्छी नौकरी मिलने में भी मदद हुई। तो बहुत सारे ऐसे काम थे, जैसे हमने रेडियो जॉकीज़ बनाए, ट्रेन किए उनको। हम लोगों ने एफएम रेडियो शुरू किया जेल में, जो एक बहुत ही नई चीज़ थी, और काफ़ी लोगों को, 2-3 लड़कों को मुझे पता है कि उन लोगों को बाहर जाकर जॉब भी मिली। तो कुछ ऐसे लोग थे जो जिन्होंने अ, मतलब तीसरी चौथी क्लास पास की थी, लेकिन बाद में वो चिट्ठी-विट्ठी लिखने लगे अपने माँ बाप को। तो माँ बाप ने पूछा कि आपने किससे चिट्ठी लिखवाई? तो उसने बताया कि नहीं, मैंने खुद लिखी है। तो माँ बाप ने को विश्वास नहीं था कि तुमने खुद चिट्ठी लिखी। उसने कहा नहीं, मैंने यहाँ पर पूरा पढ़ाई की है और अपने हाथ से चिट्ठी लिखी। तो कुछ लोग तो ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा बदले, और म्यूज़िक एक दूसरी चीज़ थी जिसने लोगों के जीवन में काफ़ी बदलाव लाया। काफ़ी लोग जो जिन्होंने कभी म्यूज़िक का नाता नहीं था जिनका, उन लोगों ने काफ़ी म्यूज़िक में, जो हमारा रॉक बैंड है, और हर जेल में, जो दिल्ली की 10 जेलें हैं, हर जेल में हम लोगों ने म्यूज़िक के इक्विपमेंट्स शुरू किए थे, और वहाँ पर रखे गए, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको सिखाया गया। और हमारा जो तिहाड़ आइडल हम लोगों ने कंपटीशन किया हर जेल में, तो उसमें से हमने एक तिहाड़ आइडल सेलेक्ट किया था, और बहुत अच्छा रहा। उसी तरह से हम लोग
तिहाड़ ओलंपिक्स भी करते थे, और उसमें भी सारे स्पोर्ट्स कंपटीशन करा के सब लोगों को, और उसमें से सब माहौल अच्छा बनाना, और उसमें उनको जीने की इच्छा, क्योंकि जब जेल में आते हैं तो बहुत दुखी और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो उन लोगों में जीने की इच्छा पैदा करना, और कि वो काफ़ी लोग तो सुसाइड के रास्ते पर जाते हैं, तो उनको उस रास्ते से हटाना, उनमें जीने की इच्छा पैदा करना और उनको किसी काम में लगाना, ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी। और काफ़ी लोगों में हमने इतना बदलाव देखा कि वो खुद ही नहीं चाहते कि हम गलत रास्ते पर दोबारा से जाएं। वो अपने जीवन में बदलाव लाकर अपने परिवार की, अपनी जीवन की दिशा को ही पूरा बदल देना चाहते हैं। उसके लिए हम लोगों ने विपासना है, आर्ट ऑफ लिविंग है, और भी जो दूसरे सहज योग है, और योगा की क्लासेस हम लोगों ने लगाई। तो हम लोगों ने उनको बहुत कुछ ऐसा करवाया जिससे वो अपनी सोच को बदलें और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें।